इस दुनिया में आया हूँ क्यों? मेरा जन्म इसी परिवार में हुआ है क्यों? मैं पढ़ रही हूँ क्यों? मैं इसी विद्यालय में पढ़ रही हूँ क्यों? अब इतने सारे सवाल हमारे ज़हन में आता है, ये क्यों, और ख़ास करके बच्चों में ये क्यों ज़्यादा रहता है। वो हर चीज़ को देखिएगा, जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर चलते हैं बाज़ार तो हर चीज़ को देख कर के पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, और पेरेंट्स बताते बताते थक जाते हैं। ट्रेन में लेकर चलता है तो खिड़की के बगल में ही बैठना पसंद करते हैं और खिड़की से जितनी भी चीज़ें दिखती है हर चीज़ के बारे में पूछता है। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, आखिर ये क्यों क्या है? तो क्यों एक सवाल है। अगर क्यों पूछा गया कि क्यों क्या है तो क्यों एक सवाल है, जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। इस क्यों का जवाब आज से नहीं, सदियों से माता पिता अपने बच्चों को इस क्यों का जवाब देते आए हैं। यह अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। आखिर सवाल पूछना इस बात का प्रमाण है कि बच्चे जिज्ञासु है। अगर कोई बच्चे सवाल पूछते हैं इसका मतलब है कि वो जानना चाहते हैं, उसमें जिज्ञासा है। जिज्ञासा है इस बात का प्रमाण है उसका सवाल करना, और सवाल अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि जिज्ञासा नहीं। ये कमी आज आ रही है बहुत सारे बच्चे। अब बच्चों में ऐसी आदत नहीं है। अब बच्चे रास्ते में अपने माता पिता से प्रश्न नहीं पूछते हैं क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल होता है। बस मोबाइल पर अपना कार्टून देख रहे हैं, बाहर की दुनिया देखना ही नहीं। मोबाइल मिल गया है तो बच्चे माँ बाप को भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि पहले के समय में ऐसा नहीं था, मोबाइल था नहीं तो क्या देखेंगे, सफ़र में है तो बाहर देखना है। घर में भी आज बच्चे हैं जो खाली समय मिलता है मोबाइल मिलता है उसके हाथ में। और शुरुआत में बच्चों को आदत डाला जाता है, दूध पिलाना है तो हाथ में मोबाइल दे देंगे, दूध पिला देंगे। खाना खिलाना है तो कार्टून लगा दिए, अब खाना खिला रहे हैं, और यही बाद में उसके सर का दर्द बन जाता है। अब वही छोटा छोटा बच्चा किधरों से आता है, बस मोबाइल दो। शुरुआत में तो आदत आपने लगाया, अब उसको आदत लग चुकी है, अब उसको आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो छोड़ना चाहेगा नहीं। अब उसके गले से खाना उतरेगा मोबाइल देखने के बाद ही। तो इस प्रकार से ये आदत बन जाती है। तो आज के बच्चे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा किसी और चला गया, मतलब मोबाइल की ओर चला गया, उसमें आप जिज्ञासा है उसका। लेकिन चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि आखिर ये अच्छी आदत है, होनी भी चाहिए सवाल करना। सीखने का इससे बढ़िया कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना तो सवाल करने से अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। सवाल से जितना हम सीखते हैं उतना किसी भी चीज़ से नहीं सीखते हैं। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और सामने से आपको जवाब मिल रहा है तो सीखने का तो यही तरीका ही है। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत होते हैं। सभी बच्चों के पास सीखने के दो स्रोत हैं। स्रोत को इंग्लिश में सोर्स कहा जाता है, जिससे आप सीख सकते हैं। तो सीखने के दो स्रोत हैं, एक कल्पनाशीलता और दूसरा है उत्सुकता। कल्पनाशीलता और दूसरा है उत्सुकता। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है सीखने वालों के लिए। और सीखने का तो कोई उम्र ख़त्म नहीं होता है, लेकिन
बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जितना चीज़ आप बच्चे में सीख पाते हैं, अभी सीख पाते हैं, वो आप आगे चल कर के नहीं सीखिएगा। देखिएगा, बच्चा किसी को कुछ करते देखता है, एक नज़र देखा खुद भी कर लेता है। वहीं बड़े लोग करे, ऐसा अनुकरण नहीं हो पाता है जल्दी। तो बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों में जिसमें सीखने की प्रवृत्ति होती है, तो सीखने का जो दो स्रोत है, कल्पनाशीलता और उत्सुकता, ये जरूर उसमें होनी चाहिए। देखिए, माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे की कल्पनाशीलता उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सीखने के आनंद से सरोवर कर सकते हैं। ये माता पिता के लिए भी निर्देश है कि जो दो स्रोत है, जिन दो स्रोत से बच्चे सीखते हैं, जिन दो स्रोत से बच्चे सीखते हैं, उस दो स्रोत का बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को कल्पनाशील, कल्पना करने वाले, यानी कि आप हमेशा उसको इमेजिनेशन करने के लिए, इमेजिन करने के लिए बताइए कि कल्पना करो कि अगर कल तुम डॉक्टर हो जाते हो तो कैसा होगा जीवन। कल्पना करो कि कल तुम डीएम बन जाओ तो तुम्हारा कैसा होगा जीवन। यानी उसको कल्पना की दुनिया में ले जाएंगे, जितनी कल्पना वो कर सके। क्योंकि कल्पना करने में, जब कल्पना करने से हम सीख सकते हैं, कल्पना करने से हम बन सकते हैं, तो कल्पना करने में कंजूसी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। कल्पना करना का मतलब सपना देखना, अपने आप को उस रूप में देखना जिस रूप में आप बनना चाहते हैं। तो माता पिता को यह निर्देश है कि बच्चे अगर कल्पना करें ना, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, अभी दूसरा चीज़ हो जाता है। अभी अगर बच्चे कोई जा कर के अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं डीएम बनूंगा या डीएम बनूंगी, तो उसके माता पिता कहते हैं आईना में अपना मुंह देखा है या मुंह देखी है तुम और डीएम? क्या डीएम बनने के लिए योग्यता में फेस मतलब जो है उसका कोई रहता है कि फेस ऐसा होना चाहिए? ये ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माता पिता को खुद ही अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है कि मेरा बच्चा डीएम बन सकता है। इसीलिए अभी के माता पिता को निर्देश है कि माता पिता को अपने बच्चों पर, बच्चों की योग्यता पर विश्वास करना चाहिए, उससे प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर वो कहे ना कि मैं डीएम बनना चाहती हूँ, तो कहिए डीएम क्या, तुम पीएम बन सकती हो, तुम सीएम बन सकती हो, तुम्हारे अंदर 50-50 डीएम काम करेंगे, डीएम तुम्हें सलामी देगा, तुम वो बन सकती हो। देखिए, बच्चे में भावना जगी डीएम बनने की, तो माता पिता उसको सीएम में बदल दिए। ये कहा जाता है हौसला को बड़ा करना। लेकिन उसको क्या कहा जाता है? आईना में अपना मुंह देखी है, यानी तुम और डीएम थोड़ा आईना में मुंह देखो। तो जैसे ही ये कहा जाएगा तो क्या हो गया, उसका प्रोत्साहन करने के बजाय उसका क्या हो गया, हतोत्साहित कर दी। अब उसको लगता है क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ? नहीं। अब जाकर के अपने अंकल को बोले, आंटी को बोले, वो भी वही बात बोल दिए, तुम और डीएम, ऐना में देखो जाके मुँह। अंकल आंटी भी मना कर दी कि नहीं बन सकते हैं। दादा दादी को जाके पूछे कि दादी माँ मैं डीएम बनना चाहती हूँ, तो क्या डीएम बनेगी? सब ने कहा नहीं। नाना नानी को बोले, वो भी कहा नहीं बन सकती। अब ये इतने सारे लोग बोले कि ना, अब दिमाग में आ गया कि नहीं, मैं डीएम नहीं बन सकती। लग गया लॉक। अब हम कोशिश भी नहीं करेंगे डीएम बनने, क्योंकि सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं बनना है, मतलब नहीं बनोगी, नहीं बनना है, नहीं बन सकती हो। अब हम क्या करेंगे? मन में ये ठान के बैठ गए कि नहीं बन सकते हम, अब कोशिश भी हम नहीं करेंगे। नहीं कोशिश करेंगे, बनेंगे भी नहीं। तो अक्सर क्या होता है, हमें बचपन से ही
इतना ना सिखाया जाता है ना। सबसे पहले देखिएगा बच्चा जब बोलना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले उसको नाना ही सिखाया जाता है। बाबू बोलो ना ना। तो सोचिए, जब सबसे पहले उसको ना करने के लिए सिखाया जाता है कि ना ना, बाबू बोलो ना, और ना एक बच्चे को सिखाया जाता है, सबसे पहले उसकी माँ अपने पिताजी के बारे में सिखाते हैं। अब धीरे धीरे लोग पापा भी सिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले, क्योंकि अक्सर बच्चे का जन्म नाना के यहाँ होता था। अभी भी ये परंपरा है, जब कोई माँ बनने वाली होती है तो उसको मायके बुला लिया जाता है, और वहाँ जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उसके घर का खाना खा रहे हैं तो किसका शिक्षा दिया जाएगा? बोलो नाना। तब ना नाना सब कुछ ला के देंगे। और सबसे पहले अगर उसको सिखाया जाएगा कि बाबू बोलो ना ना, नाना। अब जिसको शुरुआत में ही इतना नाना 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 रोज कराया गया कि ना ना मतलब नाना, इतना नाना 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 उसके दिमाग में भरा गया कि वही बच्चा बड़ा होकर के उसको कहता है कि बेटा तू डीएम बन जा। कहता है ना। तू पढ़ ले ना, नहीं पढ़। तू मेहनत कर आर्मी बन जा ना। उसकी कोई गलती नहीं है, आपने तो उसमें बीज पहले ही बो दिया कि ना और ना। हर जगह बोलना ना ना। बेचारा हर जगह जहाँ जाता है कहता है ना ना। किसी ने आज तक उसको ये नहीं कहा कि हाँ हाँ कर। और आज के पेरेंट्स में ये कमी है कि उसको हाँ हाँ नहीं कहते हैं कि हाँ तू ये कर सकता है। जिस दिन ये बोलना शुरू कर दे कि हाँ तू ये कर सकता है, हर चीज़ में हाँ तू कर सकता है, हाँ तू कर सकता है, भले वो काम कितनी मुश्किल क्यों ना हो, उस दिन वो ना ना बदल जाएगा हाँ हाँ में, और हाँ तब हो भी जाएगा। यानी उसे हाँ में जैसे ही बदलना शुरू करेंगे कि हाँ ये तू कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। एक बात बताइए कि जब हम सभी छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आप अपना बचपन नहीं देखे लेकिन आपके जो घर में छोटी बहन छोटे भाई होंगे उसकी तो जीवन को देख रहे हैं, तो देखिएगा जब एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो कई बार गिर जाता है, गिरता है, बार बार गिर जाता है, चलना शुरू करता है गिर जाता है, हजारों बार गिरता है तब जा कर के चलना सीखता है। क्या उसकी माँ उसको उठा करके और कहती नलायक तू कभी नहीं चल सकता, तू इसी तरह से जीवन भर गिरता रहेगा, बार बार गिरते रहता है, कभी जीवन में नहीं चलेगा, नालायक है तू, ऐसा नहीं बोलते। माँ कहती बेटा धूल झाड़ देती है, कोई बात नहीं। ऐसे ही बच्चे गिरते हैं, बार बार गिरोगे एक दिन दौड़ोगे। देखिए वहाँ पर माँ कितना प्रोत्साहित करती है कि बार बार वो गिरता है फिर भी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा उठो। ऐसे ही तो बार बार गिर करके दौड़ा जा सकता है। लेकिन वहीं बेटी या बेटा बड़ा हो जाता है, जब एक बार वो परीक्षा में गिर जाती है या गिर जाता है नालायक, तो इसी तरह से रहेगी, कुछ नहीं कर सकती, निकम्मी है, मेहनत तो करती नहीं थी, ऐसे ही बार बार असफल होगी। सोचिए वहाँ पर अगर कोई माँ कह दे बेटी कोई बात नहीं, ये तो एक बार तुम गिरी हो, अरे बचपन में याद नहीं तुम्हें तो कितना हजार बार गिर करके तब तुम दौड़ना सीखी हो, एक बार के गिरने उठो, उस दुगनी साहस से उठो और अपने भीतर दुगुनी उत्साह लाओ, फिर प्रयास करो, फिर गिर जाओ, फिर प्रयास करो। जिस दिन अगर अभिभावक ऐसे बोलना शुरू कर दे वो अगली बार वो पास कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आते हैं रिजल्ट उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता है, उसके उत्साह को तोड़ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उसमें जो कल्पनाशीलता है, जो कल्पना कर पा रहे हैं उसकी कल्पना को बड़ा करना चाहिए, न कि कल्पना को छोटा करना चाहिए, जो अभी ज़्यादातर किया जाता है।
तो इस प्रकार से दूसरा है उत्सुकता। हमारे भीतर जितनी उत्सुकता होती है हम उतना ज़्यादा क्या करते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। बच्चों की उत्सुकता को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे अगर किसी चीज़ को पाने के लिए उत्सुक है तो उसकी उत्सुकता को और बढ़ा देना चाहिए। आग लगी हो थोड़ी सी तो आग को बड़ा कर देना चाहिए, ना कि उस आग पर पानी डाल देना चाहिए। अगर किसी में चिंगारी दिख रही है, कल्पना की चिंगारी है, उत्सुकता की चिंगारी है, तो उसको और जला दो, जो आग में पेट्रोल डालने का काम होता है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे आग पर पानी डालने वालों की कमी नहीं है, हमारे भीतर की उस उत्सुकता, कल्पनाशीलता, हमारी इस भावनाओं पर को बढ़ाने वालों की कमी है। लेकिन पानी डालने वालों, ये आग को बुझाने वालों की तादाद है, भरमार है। लेकिन इस आग को और भी धधका दे, ऐसे लोगों की क्या है, कमी है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे की कल्पनाशीलता, उत्सुकता को बढ़ावा देकर सीखने के लिए उसको और भी ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं है। आप ये नहीं है कि विद्यालय के अंदर ही सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ व सिर्फ विद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो विद्यालय की चार दीवारी से भी बाहर बहुत सारी शिक्षा है। मेरा ये नहीं कहना है कि विद्यालय की चार दीवारी के अंदर नहीं आना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो विद्यालय नहीं जाएगा वो शिक्षित नहीं हो सकता है। विद्यालय आकर के भी मूर्ख बन सकता है और विद्यालय ना आकर के भी विद्वान बन सकता है, लेकिन उसमें सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए। और वे तब भी होते हैं जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों को साथ साथ करते हैं। देखिएगा कि बहुत ऐसी माँ होती है, आज हर घर में माँ शिक्षित होती है, तो माँ अपने बच्चों के साथ कुछ गतिविधियाँ करती है, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं सिखाने के लिए। और माँ खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि हमें सिखाया जा रहा है। जब बच्चे को ये बोल के सिखाया जाएगा कि हमें आपको कुछ सिखाना है, बच्चे नहीं सीखेंगे। लेकिन बच्चे को ये कहा जाएगा कि हम आपसे क्या खेलना चाहते हैं, माँ कहेगी कि बच्चों हम आज आपके साथ कुछ खेलना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य है उसका कि इस खेल के माध्यम से इसको कुछ सिखाना है। और इस उद्देश्य से वह खेल खेल में सिखाती है। ऐसी गतिविधियाँ परिवार के लोगों की होनी चाहिए जो बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखाएं। उदाहरण के लिए, धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मौजों को उनके जोरों के हिसाब से छांटकर, देखिए हर काम में शिक्षा दी जा सकती है। बर्तन धोने समय भी माँ बच्चों को सिखा सकती है, कपड़ा धोने समय भी बच्चों को सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है, तो देखिए गणित भी सिखा सकती है। जैसे धुलने वाले कपड़ों के ढेर से मौजों को उनके जोरों के हिसाब से छांटना है। गणित और विज्ञान की गुत्थियाँ इससे सुलझ सकती है कि बाबू जोरा लगा लगा करके सभी मौजा को छांटो, जोरा लगा लगा के चम्मच को अलग करो, इसको अलग करो, फिर देखो कितना काउंटिंग सीखेगा ऐसे में। लेकिन माँ का उद्देश्य है काउंटिंग सिखाना, बच्चे से ये गतिविधि कराया जा रहा है और इस गतिविधि में बच्चे सीख भी रहे हैं, काम भी हो रहा है। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है कि खाना कैसे बनाया जाता है, खाने में किन किन सामग्री का प्रयोग करते हैं, कैसा खाना खाना चाहिए, कितना खाना को पकाना चाहिए। इससे अच्छी सेहत की भी जानकारी मिलेगी, विज्ञान का पढ़ाई हो जाएगा वहाँ। तो देखिए खेल में ही विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। एक दूसरे को कहानी सुना सकते हैं, बच्चे को ही कहे कि बाबू चलो कहानी सुनाओ, एक हम भी कहानी सुनाएंगे। लेकिन आज के
माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों से कहानी सुने, और बच्चों को भी इतनी फुर्सत नहीं है। बच्चे को फुर्सत है, बच्चे सुनाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता अगर अपने बच्चों को बच्चे से का दूसरा रूप जब समझे तब ना, कि ये बच्चे दोस्त भी हमारे हैं, मतलब इतना उसको अगर भय दिखा करके रखेंगे तो बच्चे तो उससे दूर भागेंगे, तो फिर वो अपना कहानी सुनाएंगे? कुछ भी नहीं सुना सकते हैं। एक दूसरे की कहानी सुनने से भी क्या होगी, बहुत सारी बातें समझ में आएगी। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। इससे क्या होगा, पहले देखिएगा दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, उन्हीं की कहानियों को सुन करके बच्चे सोते थे। आज के बच्चे दादी माँ के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि दादी माँ बहुत गंदी रहती है। बच्चे का सोच होता है उसके पास जाएंगे गंदा नहीं लग जाएगा, और उसके पास क्यों जाना है, दादी माँ नानी माँ सब मोबाइल ही है, जो माँ है सब यही है, ठीक है। ये कहती है, जैसे नहीं कहता है तुम ही हो बंधु तुम ही सखा, यानी सब कुछ आज क्या है, मोबाइल ही। आदमी सखा के बिना रह सकता है, भाई के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। यानी बच्चे क्या, जो ये बचपन का होता था, जो दादी के साथ रहना, माँ के साथ बिताना, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये गतिविधियाँ कम पड़ जाती है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं, और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का भी पाठ मिलता है कि नहीं, खेलने से व्यायाम होता है शरीर का और हमारा सेहत अच्छा होता है। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना कितना मनोरंजक काम है। सीखना इतना आसान है, लेकिन हम लोग सीखने को क्या किए हैं, बोझिल बना दिए हैं। सीखने को क्या कर दिए, इतना बोझा वाला काम बना दिए, जबकि सीखना तो बहुत आसान है, सहज है, सहजता से सीखी जा सकती है। जैसे देखिएगा कि बहुत ऐसी गीत है जो गांव घर में गाई जाती है, उसका कोई किताब नहीं है। आज जो गा रही है उसी से नई पीढ़ी सीख लेते हैं, फिर वो गाती है, फिर वो दुनिया से जाने वाले होते हैं, तब तक में फिर नई पीढ़ी सीख लेती है, और वो कहीं सीखने के लिए कोचिंग नहीं करती है, खेल खेल में उस गीत को सीख जाती है, उस गीत को खेल में सीखती है। लेकिन कोई गीत अगर करना हो तो उसका कोर्स करना पड़ता है, वहाँ देखिए कितनी सहजता से हो जाती है। तो हम अपनी पढ़ाई को जितना सहज बना सकते हैं उतना उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, पढ़ाई में आनंद भी आएगा। आज बहुत सारे बच्चे अपने बैग, अपने किताब, ये सब को दुश्मन समझ रहे हैं कि राक्षस है, ये हमारी बचपन को खा गया है, ये हमारे बचपन का सत्यानाश कर दिया। कौन बनाया ऐसा पढ़ाई करने वाला, ये सारा चीज़, ना पढ़ाई होती ना हमारा बचपन जाता। और ख़ास करके ऐसे बहुत सारे बचपन जो जिन बच्चों का माँ के साथ बीतना चाहिए 2 साल में या 2.5 साल में, उसको विद्यालय में दे दिया जाता है, जिस समय कि वह अपने नाक भी नहीं पोंछ सकता है, खुद से बहुत काम नहीं कर सकता है। माँ आपको उसको अपने से अलग कर देती है। देखिए उसके बचपन का तो सर्वनाश हो गया। तो आज क्यों ऐसा समझा जा रहा है, क्योंकि हम इस पढ़ाई को क्या समझ के बैठ गए हैं, पढ़ना। अगर इसको समझिए कि विद्यालय खेलने जा रहे हैं, ये पढ़ना भी एक गतिविधि है, पढ़ना भी एक क्या है, खेल है, तो इस खेल में भी पढ़ लेंगे ना। तो खेल में मनोरंजन के साथ जितना हम पढ़ पाते हैं उतना हम सीरियसली होकर के नहीं पढ़ पाते। एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस को बिजनेस समझ के करे तो 60 साल बिजनेस नहीं कर पाएगा, लेकिन वही बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पूजा समझ के करता है और हर रोज़ अपनी दुकान की पूजा करता है, और ये जानता है कि ये बिजनेस नहीं, ये दुकान नहीं मेरा जीवन है, ये दुकान नहीं हमारा भोजन है, ये दुकान नहीं हमारी पहचान है। उस दुकान को ये इतने रूपों में देखता है, कभी भी दुकान को खोलते लगाते कभी थकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारी भावना ये हो जाए कि ये पढ़ाई नहीं हमारा जीवन है, ये पुस्तक नहीं हमारे ग्रंथ हैं,
ये विद्यालय नहीं, ये हमारी मंदिर मस्जिद है। और जब ये समझ के करेंगे कि ये जीवन है, ये हमारी रोजी रोटी के भविष्य के साधन है, तो क्या इसको पढ़ने में या ऐसा करने में कभी बोर होंगे? कभी उबेंगे? नहीं उबेंगे। चलिए, हम शुरुआत में जो बता रहे थे कि आज आपको कोई आपके हौसला को अपग्रेड नहीं कर सकता है, यानी बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए आज के समय में अगर आपको आगे जाना है तो खुद को खुद से ही अपग्रेड करिए, खुद के हौसले को खुद से बढ़ाइए। अब कहिएगा अपना हौसला अपने से पीठ पर थपथपाइए, शाबाशी खुद लीजिए, कोई शाबाशी नहीं देगा। चाहे जिससे ठोकना हो पीठ को, ईंटा से, हाथ से, जिससे ठोकना हो खुद से ठोकिए, क्योंकि इस दुनिया में शाबाशी देने वाले आपको नहीं हैं। तो आपको अगर प्रोत्साहित होना है, आपको अपना हौसला खुद बड़ा करना है, तो खुद की शाबाशी खुद लीजिए, खुद हौसले को बढ़ाइए, खुद को प्रोत्साहित कीजिए, खुद को ये बोलिए कि तू कर सकता है, तू डीएम बन सकता है, तू ऐसा कर सकता है। अपने आप को खुद से बोलिए। अब खुद से कैसे बोलिए? देखिए, ऐसे करिएगा तो हो सकता है घर में कहा जाएगा कि ये थोड़ा हट गया है। आईना के पास खड़े हो गए, आईना में तो हम दिखेंगे ना, आईना में ही बोलिए। आईना के सामने खड़े हो जाइए और हम एक दिन ये प्रयोग करके भी देखें, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको थोड़ा शुरुआत में शर्म आ रहा हो तो कमरे बंद करके करिए इस एक्टिविटी को। आईने के पास खड़े हो जाइए आप, और आईना में उस जो आईना में जो दिख रहा है ना, उसको बोलिए, तू ये कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, तू बन सकता है। जितना कुछ कहना है ना उसको कहिए। और ये कहते कहते आपको लगेगा कि अरे ये किसको कह रहे हैं, ये आईने में कौन है? तो एहसास होगा अपने आप को कह रहे हैं। ये वो रिमाइंड हो जाएगा, उधर से वो इधर आ जाएगा, खुद की तरफ आ जाएगा। और तब जो हमारे भीतर आग लगेगी, उस आग को दुनिया भी बुझा नहीं सकती है।